हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की अपनी क्लास रहेगी एडवांस टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोग्रामिंग थ्रू पीएचपी पार्ट थर्ड। इससे पहले अपन दो क्लास है ना पीएचपी की मैं रिलीज कर चुका, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर या टॉपिक को कवर किया गया है। आज का जो टॉपिक है, इसमें भी अपन है ना परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। पहला अपना क्वेश्चन है, गिव एनी टू यूजेज ऑफ पीएचपी। तो पीएचपी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो अपन सर्वर साइड है ना पूरी अपनी इससे कोडिंग करते हैं अपन। तो पीएचपी के दो यूजेज बताने हैं अपन को। तो इट इज यूज्ड फॉर क्रिएट डायनामिक वेबसाइट। एक तो इसका इंपॉर्टेंट रोल हो गया कि डायनामिक वेबसाइट क्रिएट करना, टू इंटरेक्टिंग विद है ना वेब सर्वर अपाचे एसेट्रा, कि अपाचे अपना जैसे मान लो वेब सर्वर है, तो उसके साथ में इंटरेक्ट करना। तीसरा इसका है ना यूजेज आप लिख सकते हो, टू इंटरेक्टिंग विद एनी बैक एंड का मतलब डेटाबेस, ऑब्लिक डेटाबेस सर्वर एजी माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल लाइट है, या आपका ओरेकल का डेटाबेस हो सकता है ना। तो कोई भी डेटाबेस को अपन को बैकएंड में यूज करें तो उसके साथ में इंटरेक्ट करना। तो ये तीन मेजर रोल है, जिसमें से आप दो कोई से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द फंक्शंस अनलिंक एंड अनसेट। ये अपने पीएचपी में दो फंक्शंस हैं, इन दोनों में अंतर बताना है कि अनलिंक फंक्शंस का क्या रोल है, अनसेट फंक्शंस का क्या रोल है। तो अनलिंक फंक्शंस को देखें अपन। तो अनलिंक होता है, इट इज यूज टू डिलीट फाइल विद इन ए डायरेक्टरी। कोई भी डायरेक्टरी के अंदर से अपन को फाइल को डिलीट करना हो तो अपन अनलिंक का यूज करेंगे, है ना, कंप्लीटली ऑन सक्सेसफुल एग्जीक्यूशंस। और ये अनसेट होता है कि इट इज यूज टू मेक ए स्पेसिफिक फाइल, कोई पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करना हो, एम्पटी बाय ना रिमूविंग इट्स कंटेंट्स। तो अपन को पूरे कंटेंट्स को है ना पूरा खाली करना हो तो अनसेट हो जाएगा वो। फिर देर आर टू पैरामीटर फाइल नेम एंड द अदर वन इज कंटेंट्स। इसमें दो पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी जब भी अपन है ना अनलिंक फंक्शंस को यूज करेंगे। तो एक तो फाइल नेम चाहिए होगा, एंड अदर वन वन इज कंटेंट कंटेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। एक अपन को कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा। इसमें होगा देयर इज ओनली वन पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी अनसेट में, कि ब्रैकेट में अपन एक ही पैरामीटर यानी एक ही वेरिएबल को यूज करेंगे। रिटर्न ट्रू ऑन सक्सेज, अगर ये मान लो सक्सेज हो गया तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो दिस फंक्शंस डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, अनसेट फंक्शंस कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट हो गया अपना अनलिंक में, दिस इज ए फंक्शंस फॉर फाइल सिस्टम हैंडलिंग। कोई भी अपन को सिस्टम में फाइल है ना सिस्टम हैंडलिंग फाइल यूज करना हो तो अपन इस फंक्शंस की हेल्प ले सकते हैं अपन। दिस इज ए फंक्शंस फॉर वेरिएबल मैनेजमेंट, ये वेरिएबल मैनेजमेंट के लिए हो गया, ये आपके सिस्टम हैंडलिंग फाइल से रिलेटेड हो गया। इसका सिंटेक्स देखोगे तो दो पैरामीटर इसमें चाहिए। तो एक तो फाइल का नाम चाहिए होगा और कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा। एक अनसेट में अपन को वेरिएबल चाहिए होगा। तो इन दोनों में मेजर अंतर हो जाता है अपन को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कमेंट्स नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट होते हैं। प्रोग्रामर के अपन समझने के लिए कमेंट्स को यूज करते हैं, खुद के समझने के लिए हो गया, प्रोग्रामर के लिए होते हैं कमेंट्स। कंपाइलर इनको है ना इग्नोर करता है, एग्जीक्यूट नहीं करता। तो हर लैंग्वेज में कमेंट्स की थ्योरी होती है, कर रखने का पॉइंट है। कमेंट्स को अपन कहीं पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी है ना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एनीवेयर इन द है ना यूज एनीवेयर इन द प्रोग्रामिंग कोड, बिगिनिंग पे मिडिल में लास्ट में है ना कैसे भी अपन कमेंट्स को लिख सकते हैं। तो पीएचपी में जो कमेंट्स अपन फॉलो करते हैं, तीन तरह के कमेंट्स होते हैं। एक तो आपका सिंगल लाइन कमेंट्स हो गया, एक आपका है ना मल्टी लाइन कमेंट्स हो गया। तो कमेंट्स कैसे सपोर्ट करते हैं, तो अपन अदर लैंग्वेज में देखा ना अपन ने कि सी लैंग्वेज में सिंगल लाइन कमेंट्स है, डबल स्लेस बिगिनिंग पे लगा दो। और अपन यूनिक्स में इनमें कमेंट्स को अगर फॉलो करेंगे अपन, तो हेज के साथ है ना यूनिक्स सेल स्टाइल में अपन हेज के साथ है ना कमेंट्स को फॉलो करेंगे। और अगर अपन को मल्टी मल्टी लाइन कमेंट्स को अलाउ करना हो तो सी लैंग्वेज की तरह ही अपन स्लेस स्टार स्टार स्लेस, तो उसमें अपन कमेंट्स को लिख देंगे अपन। ये जैसे कमेंट्स का बिगिनिंग हो गया, आप कितनी भी लाइन यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे स्टार स्लेस हो जाएगा। तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कमेंट्स है ना नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ इज सेट फंक्शंस। ये इज सेट फंक्शंस का पीएचपी में क्या रोल है, तो इसका अपन को यूज बताना है अपन को। तो द इज सेट फंक्शंस इज एन बिल्ट इन फंक्शंस है, इन बिल्ट है। इन बिल्ट को अपन लाइब्रेरी भी कह सकते हैं इन पीएचपी,
विच इज यूज टू डिटरमाइन इफ द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एंड इट्स वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल। कि ये अपन को अगर कोई भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन को चेक करना हो कि उसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, कि वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका, इट्स वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल, तो इसको अपन है ना कैसे अपन चेक करें। तो डिटरमाइन करने के लिए अपन को इज सेट हो गया। कोई भी वेरिएबल अपन डिक्लेरेशन करेंगे स्टोरेज के लिए, तो अपन चाहते हैं कि वो नल नहीं होना चाहिए, तो अपन कैसे उसके आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना, डिटरमाइन कर पाएंगे। तो एज सेट फंक्शंस के थ्रू अपन चेक कर लेंगे। तो जितने भी आपके चेकिंग फंक्शंस होते हैं, तो या तो जीरो या नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो ये भी इज सेट फंक्शंस भी ट्रू और फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करेगा कि वेरिएबल में है ना नल नहीं है और वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो चुका। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए इज सेट फंक्शंस की हेल्प लो। अब ये बुलियन टाइप का रिजल्ट है ना प्रोड्यूस करेगा, तो ये बुलियन टाइप इसका डेटा हो गया, इज सेट फंक्शंस का नाम हो गया। ये मिक्स्ड है ना, ये डॉलर एक वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे मिक्स्ड फिर डॉलर, है ना। तो ऐसे अपन नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पूरा डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इज सेट का ये रोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक तो डॉलर नेम हो गया, है ना, एक डबल डॉलर के साथ में नेम हो गया। तो एक तो सिंगल डॉलर के साथ में वेरिएबल का डिक्लेरेशन, डबल डॉलर के साथ में वेरिएबल का डिक्लेरेशन। तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो ये तो आपका नॉर्मल वेरिएबल कहलाएगा, है ना, ये आपका वेरिएबल्स का रेफरेंस को स्टोर करेगा। तो इन दोनों में अंतर है। जैसे अपन सी लैंग्वेज में एक नॉर्मल वेरिएबल एक पॉइंटर वेरिएबल पढ़ते हैं, तो सिमिलर वैसे के वैसे यहाँ सोच लो। पॉइंटर वेरिएबल क्या हुआ, किसी अदर्स वेरिएबल का रेफरेंस को होल्ड करेगा, है ना। नॉर्मल वेरिएबल में डायरेक्ट वैल्यू होल्ड करते हैं अपन, तो यहाँ पे भी वैसी थ्योरी है। तो ये क्या करेगा, डॉलर नेम, तो ये स्टोर वेरिएबल डेटा वैल्यू, ये तो डायरेक्ट है नॉर्मल वेरिएबल हो गया। वाइल डबल डॉलर के साथ में कोई वेरिएबल होगा, तो ये वेरिएबल्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का एक तरह से रेफरेंस को स्टोर करेगा, इसे मान लो तुम। तो डॉलर नेम स्टोर फिक्स डेटा वैल्यू, ये डेटा वैल्यू फिक्स होगी, वेयर इज द डेटा स्टोर्ड, है ना। इन डबल डॉलर जो नेम है मे बी चेंज्ड डायनामिकली, ये चेंज हो सकता है डायनामिकली, मतलब रन टाइम में इसमें अपन चेंजेस कर सकते हैं अपन। डॉलर नेम इज जस्ट, है ना, ए नॉर्मल पीएचपी वेरिएबल कह दो, और डबल डॉलर के साथ में कोई वेरिएबल होगा नॉन एज रेफरेंस वेरिएबल कह दो। तो इसमें से कोई से भी दो या तीन अंतर आप लिख सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है। जैसे सी लैंग्वेज में नॉर्मल वेरिएबल एक पॉइंटर वेरिएबल की थ्योरी होती है, तो यहाँ पे डॉलर नेम और डबल डॉलर नेम, है ना, ये एक वेरिएबल्स को अपन ऐसे डिक्लेरेशन कर सकते हैं। गिव एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ AJX। AJX के अपन को दो एप्लीकेशंस बताने हैं। तो यहाँ पे हो गया AJX इज ए न्यू टेक्निक्स, एक नई टेक्निक्स है ना, फॉर क्रिएटिंग बेटर फास्टर एंड मोर इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशंस विद द हेल्प ऑफ XML HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। तो ये जावा स्क्रिप्ट का एजेक्स में कई सारा मिक्सअप हो जाता है, तो इसके अपन है ना एक तरह से क्रिएट कर सकते हैं बेटर फास्टर एंड मोर इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशंस। दूसरा इसका यूजेज होगा AJX यूजेज XHTML, एक्सटेंडेड हो गया ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फॉर कंटेंट, है ना, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट फॉर प्रेजेंटेशन एलोंग विद डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल डोम, एंड जावा स्क्रिप्ट फॉर डायनामिक कंटेंट, है ना, डिस्प्ले। तो ये अपन एजेक्स के थ्रू ये दो यूजेज अपन कर सकते हैं अपन। फिर व्हाट इज सीक्वेंस इन PHP। तो ये सीक्वेंस है ना क्या होता है PHP में, अपन को ये बताना है। तो आप जनरली एक लिस्ट समझते हो, लिस्ट में है ना कलेक्शन हो जाता है कई सारा डेटाज का, इसमें अपन सिमिलर टाइप का डेटा आ जाए ना, एक कोई भी डेटाज में वैल्यूज को भी असाइन करते हुए चले, लिस्ट टाइप का डेटा आ जाए, तो उसको अपन यहाँ सीक्वेंस कह सकते हैं। तो सीक्वेंस क्या करेगा, सीक्वेंस डिस्क्राइब करेगा, वर्णित करेगा द बिहेवियर ऑफ वैल्यूज अरेंज्ड इन सिंगल या लीनियर डायमेंशन। तो आपका सिंगल या लीनियर होता है ना, एक सिंगल रो फॉर्मेट में या कॉलम फॉर्मेट में, तो उसमें ये वैल्यूज को अपन पूरा है ना अलाउ करे, अरेंज करे, तो आपका ये सीक्वेंस कहलाएगा उस केस में। सम लैंग्वेज रेफर टू द, अपन अदर लैंग्वेज में कई बार इसको ना लिस्ट कह देते हैं अपन, जहाँ पे कई लैंग्वेज में अपन एरे बोल देते हैं। इट इज सिमिलर टू एन एरे, एरे भी कर सकते हैं अपन। देट यूजेज है ना इंक्रीमेंटल इंटीजर की विद द एक्सेप्शन ऑफ न्यू फ्यू करेक्टरिस्टिक्स। तो जो इंडेक्स की अपन ये वैल्यू होगी 0 1 2, है ना, साइज -1। तो ये सीक्वेंस एज ए लिस्ट टाइप का वो कर सकते हो आप। फिर नेक्स्ट हो गया आपका वाट राइट वन सिमिलरिटी, है ना, एक समानता, एंड वन डिफरेंस बिटवीन एक
एसोसिएटिव एरे और इंडेक्स एरे। अपने पास एरे ना 3 तरह की होती है पीएचपी में। तो अपन को एक तो यहाँ एक सिमिलरिटी बतानी है और एक आपको है ना एक डिफरेंस बताना है कि एसोसिएटिव एरे और इंडेक्स एरे में क्या अंतर है। तो सिमिलरिटी तो देखो कि जो होता है ना ये आपका एसोसिएटिव और इंडेक्स, ये दोनों ही है ना एरे है, दोनों एरे टाइप का डेटा आ जाए। एरे टाइप्स है ना देट स्टोर वन और मोर सिमिलर डेटा टाइप, दोनों है ना सिमिलर डेटा टाइप को अलाउ करेंगे इन सिंगल वैल्यू। तो ये तो आपकी सिमिलरिटी हो गई। और आपका डिसिमिलरिटी इसमें देखें अंतर, डिफरेंस देखें तो एसोसिएटिव एरे, दिस इज ए टाइप ऑफ एरे विच यूज्ड नेम स्पेसिफिक की टू असाइन एंड स्टोर वैल्यू इन द डेटाबेस। ये अपन है ना स्पेसिफिक करेंगे की वैल्यूज के साथ में और फिर उसको स्टोर करेंगे। दिस टाइप ऑफ द arrays store and assign value in numeric fashion with है ना काउंट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो इसमें इंडेक्स में अपन 0 1 2 है ना ऐसे स्टार्ट करते हुए करेंगे और यहाँ पे अपन की वैल्यू असाइन करते हुए डेटाबेस में उसको होल्ड करेंगे अपन। तो दोनों में अंतर हो गया यहाँ पे है ना, इंडेक्स और न्यूमेरिक एरेज या एसोसिएटिव एरे। अच्छा क्वेश्चन है। 3 तरह के एरे होती है अपने यहाँ पे, एक मल्टी डायमेंशनल एरे होती है। व्हाट डू यू मीन बाय ओडीबीसी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, डी का मतलब हो गया डेटाबेस, बी का मतलब हो गया है ना बेस हो गया, सी का मतलब कनेक्टिविटी। ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी है ना, ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये भी याद रख लेना आप। ये ओडीबीसी का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी है ना, डबल एन है ये, समझ आना। तो ओडीबीसी इज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, एपीआई देट अलाउ यू टू कनेक्ट टू डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स है ना किससे अपन कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये हो गया पोस्ट ग्रे एसक्यूएल है, ओरेकल है, माई एसक्यूएल है ना, मोंगो डीबी है और एसक्यूएल सर्वर है यूजिंग स्टैंडर्ड पीएचपी फंक्शंस एंड डिवार्ट ओडोबीसी ड्राइवर। तो यहाँ पे ओडीबीसी का आप ये पूरा है ना अर्थ भी लिख देना, ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी, और इसको पूरा किस पर्पज से अपन इसको यूज करते हैं ना, तो थोड़ा सा पर्पज बता दो। फिर अपना है कि एक्सप्लेन डिफाइन। अब अपन सब जानते हैं कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है, तो पीएचपी में कांस्टेंट को कैसे बनाएं, कैसे डिफाइन करें। तो कांस्टेंट को जब डिफाइन करेंगे तो अपन ना डिफाइन मेथड्स की हेल्प लेंगे अपन। तो डिफाइन मेथड्स इज यूज टू डिफाइन कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, फिक्स वैल्यू होती है, दीज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस। एंटायर पूरी स्क्रिप्टिंग में वो फिक्स रहेगा, डेटा चेंजेज नहीं होगा। और डिफाइन मेथड यूज टू चेक इफ कांस्टेंट इज डिफाइन। तो अपन डिफाइन मेथड से अपन चेक भी कर सकते हैं कि ये कांस्टेंट डिफाइन है या नहीं है। अब कैसे करते हैं, तो इसका सिंटेक्स है डिफाइन आपका ये फंक्शन का नाम हो गया, ये आपका कांस्टेंट का नाम हो गया, ये कांस्टेंट का नाम हो गया, ये किस नाम से कांस्टेंट बनाओगे, और ये कांस्टेंट की वैल्यू होगी, कंटेंट हो गया एक तरह से वैल्यूज होगी। और यहाँ पे इक्को ये कांस्टेंट को डिस्प्ले करेगा, इक्को का मतलब प्रिंट का काम करता है यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट को डिस्प्ले कर देगा। तो ये कांस्टेंट कैसे बनाते हैं, डिफाइन मेथड के थ्रू, याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन हाउ टू सबमिट ए फॉर्म विदाउट ए सबमिट बटन। इसको अपन को एक सबमिट फॉर्म है, फॉर्म को सबमिट करना है विदाउट सबमिट बटन के, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है पीएचपी में। तो ये पॉसिबल होगा अपना जावा स्क्रिप्ट सबमिट फंक्शंस के थ्रू, कि वी कैन यूज जावा स्क्रिप्ट, लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। सबमिट बटन, इसमें सबमिट फंक्शंस होता है टू सबमिट द फॉर्म विदाउट एक्सप्लिसिटली, अपन को पूरा है ना कोई डिफाइन नहीं करना होगा, एक क्लिकिंग एनी सबमिट बटन, जैसे क्लिक करेंगे सबमिट हो जाएगा। तो ये मेथड हो गया जावा स्क्रिप्ट का। तो अब कैसे करते हैं, ऑन क्लिकिंग इवेंट ऑफ ए लेबल इन द फॉर्म ए जावास्क्रिप्ट फंक्शंस कैन बी कॉल्ड ए सबमिट द फॉर्म। जावास्क्रिप्ट में ना फंक्शंस को, सबमिट फंक्शंस को कैसे कॉल करेंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट है ना, फॉर्म का नाम आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सबमिट है ना बटन, यहाँ पे मेथड्स का नाम आ जाएगा। फिर यूजिंग ए हाइपर लिंक, अपन कोई हाइपर लिंक जनरेट कर देंगे अपनी कोडिंग के अंदर, फिर जैसे ही क्लिक करेंगे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये कोडिंग है ना कैसे करते हैं, तो ये कुछ स्टेप्स भी यहाँ बता दी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शंस अनलिंक एंड अनसेट। ये अपन जस्ट अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। तो ये लगभग है ना 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और जो अभी इसके ऊपर ये 2020 में भी आया हुआ है।
तो कई क्वेश्चन है ना रिपीट हो जाते हैं, तो सेम आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, व्हाट इज सेशन। तो ये सेशन भी एक इम्पोर्टेंट है। अपन कोई भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वेबसाइट्स को ओपन करने से लेके क्लोजिंग तक जितना भी आप है ना यूज करोगे, तो एक सेशन है ना डिफाइन होता है पूरा, तो उसको अपन सेशन बोलेंगे। तो वो कहाँ पे होगा, वो आपका होगा सर्वर साइड, है ना। पूरी आपकी यूजर SID जो भी होती है वो पूरा वहाँ पे है ना स्टोर होती है पूरी। तो पूरे सेशन को बिगिनिंग से क्लोजिंग तक जो भी आप प्रोसेस करते हो ना वेबसाइट को, तो पूरा सेशन पूरा है ना कितने टाइम यूज किया पूरी एंट्री होती है उसकी, एक पूरा आइडेंटिफिकेशन होता है पूरा। तो सेशन किसको बोलेंगे अपन, तो इन जनरल सेशन रेफर टू ए फ्रेम ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस होगा ना कि अपन यूज करें वेबसाइट को यूज करे, कुछ कुछ अपना है ना कुछ रिक्वेस्ट भेजे, कुछ अपन है ना रिसीव करे सर्वर से तो बिटवीन टू मीडियम। तो ए PHP सेशन इज यूज टू स्टोर डेटा ऑन ए सर्वर, सर्वर के ऊपर स्टोर करेगा, रदर देन द कंप्यूटर्स ऑफ द यूजर, अपने यूजर पे नहीं करेगा। सेशंस आइडेंटिफाई और SID का मतलब है सेशन आइडेंटिटी, सेशन आइडेंटिफायर्स, है ना। सेशन आइडेंटिफायर इसका पूरा कैपिटल में SID अपन बोल सकते हैं। इज ए यूनिक नंबर विच इज यूज टू आइडेंटिफाई एवरी यूजर, जो भी सर्वर से है ना कनेक्टिविटी करेगा या कई सर्वर को है ना यूज करेगा, तो एवरी यूजर का पूरा उसमें है ना पूरा रिकॉर्ड होता है, एंट्री होती है। इज सेशन बेस्ड एनवायरमेंट, PHP सेशन इज यूज्ड टू स्टोर एंड पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पेज टू अनदर टेम्परेली अनटिल यूजर क्लोज द वेबसाइट, जब तक क्लोज हुआ है ना वेबसाइट को क्लोज नहीं करेगा, टेम्परेरी वे में है ना स्टोर करता है पूरा। फिर नेक्स्ट हो गया, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू डिस्क्राइब द लोकेट वेब सर्विसेज। तो अपन है ना ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल एक रूल रेगुलेशंस होते हैं, नेटवर्किंग में काम करते हैं पूरे। इज यूज टू डिस्क्राइब यानी वर्णित करेगा, एंड लोकेट का मतलब होता है कि फाइंड आउट करेगा वेब सर्विस को, कि वेब सर्विसेज को है ना कैसे अपन डिस्क्राइब करें या वर्ण अपन है ना या फाइंड आउट करें, तो कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। तो इस प्रोटोकॉल का नाम है सोप, या इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन जाता है। सोप SOAP इज डिफाइंड एज ए सिंपल, एस का मतलब हो गया सिंपल, ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, ए का मतलब हो गया एक्सेस और पी का मतलब हो गया प्रोटोकॉल। कोई पूछे ना व्हाट डू यू मीन बाय सोप, तो एक प्रोटोकॉल है, दिस इज ए प्रोटोकॉल, सिंपल, ऑब्जेक्ट, एक्सेस, प्रोटोकॉल। दिस वेब सर्विसेज प्रोटोकॉल एक्सचेंजेज structured data using XML and generally HTTP hypertext transport protocol and SMTP simple mail transfer protocol for transmission. SOAP also use WSDL, है ना। SOAP जो यूज करेगा WSDL को भी यूज करेगा, वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शंस लैंग्वेज। W का मतलब हो गया वेब, S का मतलब हो गया सर्विसेज, D का मतलब हो गया डिस्क्रिप्शंस और L का मतलब हो गया लैंग्वेज, है ना। डॉक्यूमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट टू वेब सर्विस, ये हो गया डिस्क्रिप्शंस मॉडल, कि अपन है ना कोई भी सर्वर से फिर क्लाइंट पे है ना कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ये WSDL ये भी है ना ये पूरे काम करेगा प्रोटोकॉल। तो सोप में आपका XML एंड जनरली HTTP एंड SMTP, है ना ये प्रोटोकॉल है सोप के अंदर पूरा एक काम करेगा। और देन डिस्ट्रीब्यूशंस का जो काम करेगा डॉक्यूमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट, वो WSDL के थ्रू काम करेगा। फिर ये भी है ना रिपीट हो गया, ये 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, BCA एग्जाम, BCA पार्ट थर्ड। फिर व्हाट इज कुकीज, जैसे सेशंस होता है वैसे कुकीज होती है, एक सर्वर साइड हो गया, एक आपका क्लाइंट साइड हो गया। तो पूरी क्लाइंट साइड से यूजर्स को भी है ना यूज करेगा वेबसाइट को या वेब सर्वर को यूज करेगा, तो एक क्लाइंट साइड भी है ना कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, एक ASCII कोड में फाइल पे पूरी इंफॉर्मेशन सेव होती है। तो क्लाइंट से रिलेटेड जो डेटा जो होता है पूरा है ना पूरा एक सर्फिंग के दौरान, तो एक कुकीज एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है एक तरह से। तो cookies is a small piece of information which is stored at client browser. It is used to recognize the user. यूजर के है ना पूरा रिकॉग्नाइज करना हो तो कुकीज के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन उसकी सेव रहती है। कुकीज इज क्रिएटेड एट सर्वर साइड से क्रिएट होती है एंड सेव टू क्लाइंट ब्राउजर, क्लाइंट साइड है ना ब्राउजर के थ्रू अपने क्लाइंट पे स्टोर होती है ये। ईच टाइम व्हेन क्लाइंट सेंड्स रिक्वेस्ट,
कि क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करेगा सर्वर पर, टू द सर्वर कुकीज इज एम्बेडेड विद रिक्वेस्ट, तो एक रिक्वेस्ट के साथ में एम्बेडेड हो जाती है वो। सच वे कुकीज कैन बी रिसीव्ड एट द सर्वर साइड, तो सर्वर साइड से अपन रिसीव करते हैं कुकीज को। एक टेक्स्ट फाइल होती है, स्मॉल साइज की होती है, तो वो क्लाइंट पे स्टोर होती है, आस्क की कोड में बनती है पूरी फाइल। तो ये एक डायग्राम्स के थ्रू भी है ना कुकीज का देख सकते हो। ये अपना क्लाइंट का ब्राउजर है, कोई भी है ना इंटरनेट यूज करेंगे तो क्लाइंट होगा, ब्राउजर की हेल्प लेगा, ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट भेजेगा, तो रिक्वेस्ट के साथ में ना कुकीज भी पूरी असाइन होती है, उसकी आइडेंटिटी मतलब ब्राउजर की जो भी यूजर होगा ना उसकी आइडेंटिटी, वो फिर सर्वर से पूरी जनरेट होके यहाँ से पूरा रेस्पॉन्स आएगा, तो यहाँ पे ना एक फाइल स्टोर हो जाती है। तो ये सर्वर हो गया, तो ये कुकीज का है ना डायग्राम्स बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सर्वर स्पेस हायरिंग। अब ये सर्वर स्पेस हायरिंग क्या होता है? सिंपल सा है, तुम कोई भी वेबसाइट डेवलप करोगे, फिर वेबसाइट को अपन लॉन्च करेंगे है ना या पब्लिश करेंगे, तो अपन को है ना सर्वर पे कुछ स्पेस चाहिए होगा। एक ये प्राइवेट कई सारी एजेंसियां होती है जिसको अपन को है ना पूरा उससे है ना डोमेन को रजिस्टर करने के लिए अपन को वो स्पेस देगा, और अब कुछ अपन से है ना अमाउंट मतलब लेगा। तो ये एक टाइम पीरियड होता है, फिक्स टाइम पीरियड के लिए ना अपना एक वो होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये सर्वर स्पेस पे अपन को लेना होता है वेबसाइट को जब लॉन्च करते हैं अपन को। तो इट इज ए स्पेस ऑन द सर्वर देट इज प्रोवाइडेड बाय कंपनीज, कंपनी प्रोवाइड करेगी फॉर सर्टेन कॉस्ट। सर्वर स्पेस आर लीज्ड आउट client so that they can use the same to host their website. When compared to the cost of developing a website, तो the it's relatively less। अपन वेबसाइट को जो डेवलप करते हैं उससे इसकी कॉस्ट वैसे कम आती है ना। एक साल भर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपका 3,000 से 4,000 के बीच का हो सकता है, वो है ना वेबसाइट के अपन जब अपन को रजिस्टर्ड करते हैं अपन है ना सर्वर पर, तो अपन को ये वेब स्पेस हायर करना होता है, सिंपल सी थ्योरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू पास ए वेरिएबल बाय वैल्यू इन पीएचपी। अब अपने पास दो तरह की थ्योरी होती है, अपन मेथड्स या फंक्शंस यूज करते हैं। तो फंक्शंस अपने आप तो काम करेगा नहीं, सिंपल सा है कि उसका एक यूनिक नाम होगा। फंक्शंस को जब कॉल करेंगे तो फंक्शंस के नाम के साथ में ब्रैकेट के अंदर कुछ है ना पैरामीटर अपन पास करेंगे। तो फंक्शंस यहाँ से डेटा अपन फंक्शंस को डेटा को सेंड करेंगे, फंक्शंस रिसीव करेगा, तो सेंडिंग पैरामीटर एंड रिसीविंग पैरामीटर। तो अपने पास दो तरह की थ्योरी आ जाती है यहाँ पे, एक तो पास बाय वैल्यू आ जाती है ना, पास बाय वेरिएबल कह दो, और एक होता है पास बाय रेफरेंस कह दो। तो अपन यहाँ पीएचपी में दोनों ही कंसेप्ट यहाँ फॉलो कर सकते हैं आपको। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है कोई भी फंक्शंस को जब कॉल करते हैं तो पीएचपी वेरिएबल्स आर पास्ड बाय वैल्यू इज द फंक्शंस आर्ग्यूमेंट इन पीएचपी। when variables in php is passed by value, the scope of variable defined at the functions level bound within the scope of functions. Changing either of variables does not have any effect on either of the variables। तो अपन सिंपल सी थ्योरी है ना कि कोई भी पास करेंगे वेरिएबल को, कॉलिंग करेंगे तो वेरिएबल को पास करेंगे, फंक्शंस रिसीव करेगा, तो वो उसका है ना जो अपन कॉल करते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू अपने जो फंक्शंस का वेरिएबल होगा उसके साथ में वो है ना अटैच हो जाती है वैल्यू, वहाँ है ना सेंड हो जाती है। तो एक पे एक इसको प्रैक्टिकली देखें तो ये अपना एक फंक्शंस का नाम है, ये एक फंक्शंस बना रखा है ना, ये आपका एक आर्ग्यूमेंट हो गया, आर्ग्यूमेंट कह दो या पैरामीटर कह दो, पैरामीटर कह दो, वैसे तो इसको पैरामीटर कह सकते हैं अपन। और या इसमें ये रिसीव करेगा, और ये फंक्शंस का एक इंटरनली है ना लोकल वो कह दो आप, है ना लोकल वेरिएबल है जिसमें ये अपने फंक्शंस एनकेजी ये डिफाइन है। अभी जब प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट है ना, जो ये इसके साथ में जो अपन कॉल करेंगे यहाँ से वैल्यू पास करके ये रिसीव करेगा। तो यहाँ पे फिर प्रिंट में है ना यहाँ पे डॉलर स्ट्रिंग को प्रिंट कराया हुआ है। अब इसको अपन कैसे ड्राइव करें है ना, इस कोड को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे अपना एक स्ट्रिंग डिफाइन है, ये आउटसाइड है फंक्शंस के, वो फंक्शंस के अंदर अंदर थी मतलब ये फंक्शंस का पैरामीटर है, ये अपना ना यहाँ पे ड्राइव मेन मेथड कर दो, यहाँ पे ग्लोबल है ना एन के एकेडमी मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है। अब यहाँ मैं प्रिंट करूँगा तो ये प्रिंट स्ट्रिंग है ना, ये फंक्शंस की कॉलिंग हो रही है। तो फंक्शंस की कॉलिंग हो रही है ना, तो ये यहाँ से डेटा चल रहा है, ये कौन सा डेटा चलेगा, ये यहाँ से है ना ये डेटा यहाँ से पास करेगा, ये डेटा इसमें आएगा, तो इसमें आएगा तो यहाँ से है ना ग्लोबल एकेडमी आएगा इसमें, ठीक है ना। अब जब ये प्रिंट करेगा
तो यहाँ पे है ना ये लोकल बन गया, तो लोकल बन गया तो फिलहाल तो अभी ये फंक्शंस पहले प्रिंट करेगा, है ना, फिर ये वापस प्रिंट करेगा तो ये यहाँ पे ये कर देगा। तो इस तरह से फंक्शंस में ये पास बाय वैल्यू की थ्योरी हो जाती है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज स्पेशल सेट ऑफ टैग। तो एक तो ये आपका टैग है एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चंस के साथ में, फिर इक्वल, और ये यहाँ पे क्लोजिंग है, ये स्पेशल टैग है, ये है ना स्टार्टिंग है, ये क्लोजिंग है। अब ये क्या करते हैं पीएचपी में, तो ये जो है ना ये वाला जो टैग है, तो ये शॉर्ट टैग इन पीएचपी को, इनको अपन शॉर्ट टैग कह सकते हैं, है ना, पीएचपी के। तो ये तो आपका बिगिनिंग का काम करेगा, द आउटपुट इज डिस्प्ले डायरेक्टली टू द ब्राउजर, ब्राउजर पे सीधे ना आउटपुट को सेंड करेगा। तो इसलिए ये हो गया आपका एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चंस और इक्वल। तो ये ओनली वर्क्स इफ पीएचपी शॉर्ट ओपन टैग कर दो आप इसको, ओपन टैग इज टर्न ऑन है, और ये जो आपका ये क्लोजिंग टैग हो गया ना, ये तो क्लोजिंग पे, और ये आपका ओपन ओपनिंग टैग कर दो। अब कोई भी कोड लिखे अपन, तो ये जैसे ये कुछ भी एग्जांपल अपन यूज करें, ये तो आपका ओपनिंग एंड ये क्लोजिंग। अब अपन इसको जो ऊपर वाले टैग को यूज करें, तो ये इक्वल के साथ यूज किया हुआ है, तो जैसे हेलो एन के जी, है ना, ये क्लोजिंग हो गया। एक इक्को लगा के अपन ने यूज किया हुआ है हेलो एन के जी, ये क्लोजिंग हो गया। एक अपन ने पीएचपी यूज करके है ना यूज किया हुआ है ना इक्को, और फिर हेलो एन के जी किया हुआ है। तो ये है ना इक्वल है, ये तीनों, इन ये तीनों का सिमिलर रोल है, इन तीनों का सिमिलर रोल है। तो ये सिंगल है ना, ऐसे कर दो आप, ये तो ये ऐसे करो, ये ऐसे सिंगल हो जाएगा यहाँ पे, तो अपन ऐसे यूज में ले सकते हैं अपन यहाँ पे। तो ये डायरेक्ट है ना प्रिंट भी कर देगा, अपन को सेपरेट इक्को लिखने की जरूरत नहीं रहेगी है। तो यहाँ पे ये बेसिक इसका ही अंतर है। तो ये जो अपन स्टार्ट करते हैं ना, ये ना शॉर्ट टू फोर इक्को हो गया, शॉर्टकट फोर इक्को हो गया, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग भी हो गया ये पीएचपी का, और ये ओपनिंग हो गया, और ये फिर ये क्लोजिंग पे लगा देंगे अपन। ये क्वेश्चंस भी रिपीट हो गया है ना, ये 2 बार आया हुआ है, 2019 में भी आया हुआ है, 2020 में भी आया हुआ है क्वेश्चंस। तो इसको अपन ऊपर बता चुके हैं। ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी, फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सोप। तो ये सोप एक प्रोटोकॉल हो गया, तो वेब सर्विसेज को अपन को डिस्क्राइब करना हो, लोकेट करना हो, तो ये एक प्रोटोकॉल काम करता है ना। अब सोप क्या है, इस पे शॉर्ट नोट्स लिखना अपन को। तो सोप हो गया, सोप स्टैंड्स फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट, है ना, एक्सेस प्रोटोकॉल। सिंपल, एस का मतलब सिंपल हो गया, ओ मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, एक्सेस प्रोटोकॉल। इट इज एक्सएमएल एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज बेस्ड प्रोटोकॉल है फॉर एक्सेसिंग वेब सर्विसेज के लिए, एक्सेसिंग करने का काम करेगा। सोप इज W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम रिकमेंडेशन फॉर कम्युनिकेशंस बिटवीन टू एप्लीकेशंस, कि W3C ने इसको है ना रिकमेंड किया हुआ है, कोई भी दो एप्लीकेशंस के बीच में कम्युनिकेट करना हो तो सोप प्रोटोकॉल काम करेगा। सोप इज एक्सएमएल बेस्ड प्रोटोकॉल, एक्सएमएल बेस्ड प्रोटोकॉल है। इट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करेगा, एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है ना, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, और ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम से है, लैंग्वेज का मतलब C++ है ना, HTML अपनी PHP है, जावा स्क्रिप्ट है, सभी के लिए है ना ये इंडिपेंडेंट है। बाय यूजिंग सोप यू विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि अपन दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में भी PHP का इंटरेक्ट कर सकते हैं अपन। इट वर्क्स ऑन टॉप एप्लीकेशंस लेयर प्रोटोकॉल, है ना, जो एप्लीकेशंस लेयर है टॉप लेवल है उस पर ये काम करेगा। HTML एंड SMTP फॉर नोटेशंस एंड ट्रांसमिशन। सोप इज मेनली यूज फॉर वेब सर्विसेज एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग API, ठीक है ना, उनमें इसका अपन यूज करेंगे। तो अपना जैसे क्लाइंट है ना, ये सर्वर है, दोनों के बीच कम्युनिकेट करना हो तो आपका ये सोप प्रोटोकॉल्स काम करेगा। तो जैसे सोप हो गया है ना, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्लाइंट को। तो ये HTTP ये फिर दूसरे प्रोटोकॉल है, ये भी है ना XML है, JDBC है ना, ये पूरा सोप के थ्रू पूरी कनेक्टिविटी हो जाती है अपनी। तो ये डायग्राम्स आप याद रख सकते हो। एक होता है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कंस्ट्रक्टर हो गया ना एक तरह से क्रिएट करना, इनिशियलाइजेशन करना। डिस्ट्रक्टर का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। कोई भी अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ऑब्जेक्ट की है ना इनिशियल वैल्यू डिफाइन करें, और एक होता है कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड अपन ने कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट किया है कि उसको रिमूव कर दो, मेमोरी को रिलीज कर दो। तो ये कंसेप्ट कैसे यहाँ फॉलो करेंगे अपन PHP में, तो ये कंसेप्ट अपन फॉलो करेंगे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के लिए।
दोनों ही स्पेशल फंक्शंस है और ये इनिशियलाइजेशन का जॉब करते हैं, ऑटोमेटिकली रन होते हैं। तो ये दोनों है ना मेथड्स है, ऑटो रन होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर आर स्पेशल मेंबर फंक्शंस, स्पेशल कहेंगे ऑटोमेटिकली रन होने की वजह से। फॉर इनिशियल सेटिंग, शुरू की कोई भी अपन को सेटिंग करनी हो ऑब्जेक्ट में, ऑफ न्यूली क्रिएटेड है ना ऑब्जेक्ट, कोई भी अपन ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं उसमें इनिशियल करना हो अपन को। इंस्टेंसेस फ्रॉम ए क्लास, क्लास के इंस्टेंस होते हैं एक तरह से ऑब्जेक्ट। once the object is initialized, the constructor is automatically called। जैसे अपन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन करेंगे तो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कोडिंग लिखी हुई है वो ऑटोमेटिकली है ना कॉल हो जाती है। स्पेशल एक मेंबर फंक्शन है, ऑटो एग्जीक्यूशन है। तो ऑटो रन होता है, जैसे अपन ने एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल क्रिएट करेंगे या डिफाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर को अपन कैसे करते हैं, तो डबल अंडर स्कोर के साथ में है ना, ये कंस्ट्रक्ट, ये मेथड का नाम लिखोगे और ये पेरेंथेसिस आएगा, ये तो सिंटेक्स हो जाएगा। तो ये फंक्शंस, फिर डबल अंडर स्कोर कंस्ट्रक्ट, यहाँ पूरी अपन है ना वैल्यू लिख देंगे वेरिएबल्स के जो भी डिफाइन करना हो ऑब्जेक्ट है। ऐसे फिर डिस्ट्रक्टर हो जाएगा। तो डिस्ट्रक्टर आर जस्ट कंस्ट्रक्टर का अपोजिट होता है। ये मेमोरी को रिलीज करेगा तो डिस्ट्रॉय करेगा, नष्ट करेगा, मतलब डिस्ट्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स है ना विच क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर एंड ऑटोमेटिकली कॉल्ड एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ये तो जैसे अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, जैसे अपन है ना किसी एंडिंग पे पहुंचेंगे, किसी पर्टिकुलर मेथड से बाहर आएंगे या ब्लॉक से बाहर आएंगे तो डिस्ट्रक्टर रन हो जाएगा, या जैसे ही प्रोग्राम से अपन एग्जिट से है ना क्लोज करके एग्जिट करेंगे तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। डिस्ट्रक्टर को भी अपन ना डबल अंडर स्कोर से और डिस्ट्रक्ट मेथड्स के थ्रू बनाएंगे अपन। तो ये फंक्शन है, ये डिस्ट्रक्टर हो जाएगा, फिर ये बिगिन होगा, क्लोज होगा, या पूरी कोडिंग हो जाएगी, क्लीन अप से रिलेटेड जो भी कोडिंग अपन लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डिस्क्राइब लूपिंग स्टेटमेंट इन पीएचपी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अपने पास है ना, अपन कोई भी अपन से पूछे कि कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं पीएचपी में, कंट्रोल स्टेटमेंट है ना इन पीएचपी। तो पीएचपी में अपने पास है ना 3 तरह के होते हैं। तो एक तो आपका लूपिंग कंट्रोल है जो रिपीटेशन का जॉब करेगा। एक आपका ब्रांचिंग या सिलेक्शन का है जिसमें इफ कंडीशंस आ जाती है, कंडीशनल ऑपरेटर आ जाता है, स्विच स्टेटमेंट आ जाता है। एक आपका ना जंपिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट है, तो जी किसी पर्टिकुलर लोकेशन को स्किप करें, किसी अनदर लोकेशन पे जाएं तो वो जंपिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो अपन को यहाँ पे ना लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है कि एक तरह से कोई भी प्रोग्राम का सेगमेंट है, प्रोग्राम्स के स्टेटमेंट है ना, या कोई भी स्क्रिप्टिंग की लाइन है, तो उसको बार बार है ना रिपीट करे कोई स्पेसिफाई कंडीशन तक, जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक रिपीट करते जाए तो वो लूप कहलाएगा। तो लूप इन पीएचपी इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट यानी रन करना स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, एक भी हो सकता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल टाइम्स यानी मेनी टाइम्स, अनटिल एंड अनलेस ए स्पेसिफिक कंडीशन इज मीट, जब तक कंडीशन सही रहती है ना, सही रहती है तब तक उसको रिपीट करते रहो, यानी एक साइक्लिक प्रोसेस में घूमते रहो, है ना, एक रिपीटेशन करते रहो जब तक कंडीशन सही है, वो आपका लूप कहलाता है। तो दिस हेल्प्स द यूजर टू सेव बोथ टाइम, कि इसको अपन क्यों यूज करें कि एक तो एक अपन को टाइम टाइम एंड एफर्ट ऑफ राइटिंग द सेम कोड मल्टीपल टाइम्स, कि एक ही कोड को अपन को बार बार है ना रिपीट करना हो तो अपन को ये पूरा हेल्प करेगा रिपीटेशन, क्योंकि अपन को कई रिजल्ट्स ऐसे चाहिए होते हैं कि वो बार बार रिपीट करनी होती है, हर रिपीट में कुछ चेंजेस भी होते रहे और रिपीटेशन सेम कोड कोड का है ना रिपीटेशन होता रहे, तो फिर लूप की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो पीएचपी में 4 तरह के लूप है। एक तो हो गया फॉर लूप, एक हो गया आपका वाइल लूप, एक हो गया डू वाइल लूप, एक हो गया फॉर ईच लूप। तो ये डू और वाइल लूप है ना, ये एंट्री कंट्रोल में आ जाते हैं। ये जैसे अपन ने सी लैंग्वेज की एंट्री पढ़ी है ना थ्योरी, और ये आपका एग्जिट कंट्रोल में आ जाएगा, और ये अपन एरे के अंदर यूज करेंगे अपन इसको, इस लूप को। तो ये 4 तरह के लूप यहाँ पे पीएचपी में अपन सपोर्ट करते हैं। वन बाय वन अगर इस लूप को देखें अपन, फॉर लूप, तो दिस टाइप्स ऑफ लूप इज यूज्ड व्हेन द यूजर नॉन इन एडवांस, अपन को ये पूरा पता है कि अपन को लूप कितने बार चलाना है, तो फिर उस केस में अपन फॉर लूप का यूज कर सकते हैं अपन। तो इट इज एंट्री कंट्रोल है, पहले कंडीशंस को चेक करेगा, कंडीशन सही है तो इवेलुएट होगा, कंडीशंस गलत है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। इट चेक द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूशन द लूप। देर आर 3 मेन पैरामीटर, इस लूप में अपन 3 पैरामीटर की हेल्प लेते हैं। एक तो इनिशियलाइजेशन होगा, टेस्ट कंडीशन होगी, एक आपका काउंटर होगा।
तो अपन इसका ना कैसे यूज करें पीएचपी में। तो फोर अपने आप में कीवर्ड हो गया, ये पेरेंथेसिस लगाओगे, पहली स्टेप हो गई, ये आपकी दूसरी स्टेप्स हो गई, ये तीसरी स्टेप्स हो गई, ये ब्रैकेट को बंद करोगे, ये बिगिन करोगे, क्लोज करोगे, या पूरा कोडिंग लिख देंगे अपन। तो यहाँ पे लूप को ना रिपीटेशन में आप क्या चाहते हो, तो लूप की बॉडी आ जाएगी। फिर इनिशियलाइजेशन में एकदम शुरू की वैल्यू होती है, पूरा लूप को जो कंट्रोल करेंगे ना, लूप काउंटर होता है। तो जैसे अपन ने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर दिया, फिर कब तक लूप चलाओगे, तो कंडीशंस तो बनानी पड़ेगी। हाउ मेनी है ना, हाउ मेनी टाइम्स लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, तो अपन को कंडीशंस तो बनानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे अपन ने देखें कि इन दिस एक्सप्रेशन वी हैव ए टेस्ट ऑफ कंडीशन, इफ द कंडीशंस इवैल्यूएट ट्रू तो देन वी विल एग्जीक्यूट द बॉडी, है ना, ऑफ लूप एंड गो टू द अपडेट एक्सप्रेशन, अदरवाइज वी विल एग्जिट फ्रॉम द लूप। कंडीशन फेल हो जाएगी तो एग्जिट हो जाएंगे। पर अपडेट क्या करेगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन लूप बॉडी, तो दिस एक्सप्रेशन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके इसके कंडीशंस को पूरा अगेन चेक करेगा। जैसे अपडेट कर दिया अपन ने, इनिशियल वैल्यू अपन ने ना यहाँ पे 1 लेके चले, फिर यहाँ 2 से इंक्रीमेंट कर दिया। तो इसका सिंटेक्स कैसे होगा, तो यहाँ पे आएगा ना पूरा फॉर लूप का पूरा ये प्रोसेस बता दिया, है ना। ये सेमीकोलन लगाएंगे अपन, इको आपका प्रिंट का काम करेगा, और ये न्यू लाइन का कंसेप्ट हो गया। ऐसे वाइल लूप है, वाइल लूप भी एंट्री कंट्रोल में आता है, ठीक है ना। वाइल लूप आल्सो एंट्री कंट्रोल लूप, लाइक फॉर लूप की तरह काम करेगा। इट फर्स्ट चेक्स द कंडीशन एट द स्टार्ट, पहले कंडीशन को चेक करेगा स्टार्ट होने से पहले, कंडीशन सही है तो लूप की बॉडी को इवैल्यूएट कर देगा। आफ्टर है ना एग्जीक्यूशन गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग इट लॉन्ग एज कंडीशंस होल्ड ट्रू, जब तक ट्रू है जब तक ये चलता रहेगा। तो वाइल लूप में है ना ईच ईच स्टेप्स है वो सेपरेशन हो जाती है। तो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी ब्रैकेट में, फिर ये बिगिन आएगा, क्लोज आएगा, लूप की बॉडी आ जाएगी। लूप बॉडी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आएगा। तो यहाँ पे है ना ये लूप अपन ने बता दिया, एक एग्जांपल दे दिया। तो ये तो आपका इनिशियल हो गया, ये कंडीशन हो गई, है ना, ये लूप का ये इंक्रीमेंट हो गया, और ये आपका स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, लूप बॉडी हो गई। ऐसे डू वाइल है, एटलीस्ट 1 टाइम तो एग्जीक्यूट होगा, सी के जैसी थ्योरी है। दिस इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप है, विच मीन्स फर्स्ट एंटर द लूप, पहले एंटर पहले ना लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूशन होने के बाद में कंडीशंस चेक करेगा, कंडीशंस अगर गलत हो गई तो फिर है ना ये बाहर आ जाएगा, कंडीशन सही है तो अगेन रिपीट करता रहेगा लूप को। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन वंस द ना प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज कंडीशन होल्ड ट्रू, मतलब एक बार तो कम से कम रन होता है, कंडीशन सही हो या गलत हो। इसका सिंटेक्स दे रखा, डू से शुरू करेंगे, बिगिन हो गया, क्लोज हो गया, लूप की बॉडी आ गया, है ना। ये इसका ये बॉटम पे कंडीशन आएगी, है ना, बॉटम टेस्ट कंडीशन कर दो आप इस लूप में। एंट्री एग्जिट कंट्रोल है, ये आपका इनिशियल हो गया, ये डू लूप का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, बिगिन हो गया, क्लोज हो गया, ये लूप की बॉडी हो गई, ये कंडीशन आ गया, है ना, सेमीकोलन लगाओगे। फिर फॉर और ईच लूप, अच्छा नया लूप है ये पीएचपी के अंदर, सी में सी प्लस प्लस में नहीं होता। तो दिस लूप इज यूज्ड, है ना, इटरेट ओवर एरे, एरे से अपन को डेटा को पूरा प्रोसेस करना हो, 1 बाय 1 इंडेक्स को लेकर ना यूज करना हो एरेज के अंदर से, तो अपन फॉर ए रीच लूप की हेल्प ले सकते हैं। फॉर एवरी काउंटर ऑफ लूप एन एरे एलिमेंट इज असाइंड एंड द नेक्स्ट काउंटर इज शिफ्टेड टू द नेक्स्ट एलिमेंट, कि आपका जैसे एक एरे का फर्स्ट एलिमेंट आ गया, जैसे अपन ये फिर है ना रिपीट होगा नेक्स्ट एलिमेंट, फिर ऐसे एंड ऑफ एरे तक चलेगा, लास्ट बाउंड तक मतलब। तो जैसे ये एरे बना रखी है अपन, ये एरे की वैल्यू है ये, तो ये इंडेक्स 0 1 2 है ना, ये लेता रहेगा। अब ये फॉर ईच, ये लूप चलाया अपन ने, एरे ले लिया अपन ने, एज है ना, ये कंट्रोल वैल्यू ले लिया अपन ने, एरे का नाम हो गया एज, ये लूप का है ना कंट्रोल वेरिएबल हो गया वेल, और यह प्रिंट कराता गया हमें, है ना, यहाँ से वैल्यू इसमें आती जाएगी, इसमें रिसीव करेगा एरे से, फिर ये नेक्स्ट इस पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर वैल्यू को रिसीव करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा। ऐसे अपन ने ये स्ट्रिंग की एक एरे बना रखी है, और ये वैल्यू है ना ये इसमें आती रहेगी, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो जाएगा, और ये प्रिंट करता रहेगा। फिर एक कुकीज और सेशन में अंतर बताओ, ये क्वेश्चन है ना इंडिविजुअल भी पूछ लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है ये। तो कुकीज कैन स्टोर ओनली स्ट्रिंग डेटा टाइप, सेशन कैन स्टोर एनी टाइप्स ऑफ डेटा, किसी भी टाइप का हो सकता है, बिकॉज द वैल्यू इज ऑफ डेटा टाइप इज ऑब्जेक्ट टाइप का होता है, ऑब्जेक्ट में किसी भी तरह का डेटा अलाउ कर सकते हैं अपन। दे आर स्टोर्ड एट क्लाइंट साइड, कुकीज क्लाइंट साइड होती है, ये सर्वर साइड है ना स्टोर होती है। कुकीज नॉन सिक्योर होती है, सिंस स्टोर्ड इन टेक्स्ट फॉर्मेट में है, एट क्लाइंट साइड, तो कोई भी इसको यूज में ले सकता है, देख सकता है।
सेशन है ना सर्वर साइड होता है और ज़्यादा सिक्योर होगी, बाइनरी फॉर्मेट में होती है, इनक्रिप्टेड डेटा होती है। इसको अपन है ना सर्वर पे स्टोर करेंगे और इसको फिर डायरेक्ट अपन देख नहीं सकते। कुकीज मे और मे नोट बी इंडिविजुअल फॉर एवरी क्लाइंट, तो ये एवरी क्लाइंट के लिए इंडिविजुअल हो सकती है। सेशन इज इंडिपेंडेंट फॉर एवरी क्लाइंट, दैट इज इंडिविजुअल फॉर एवरी क्लाइंट। साइज कुकीज की फिक्स होती है, साइज ऑफ कुकीज लिमिटेड है ना 40 एंड नंबर ऑफ कुकीज टू बी यूज्ड इन है ना रेस्ट्रिक्टेड 20, ये इसकी एक लिमिट हो सकती है। और यहाँ पे है ना नॉन लिमिट है, यहाँ पे पूरे सेशन में जो डेटा पूरा स्टोर होगा वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। कुकीज कैन बी डिसेबल, डिसेबल कर सकते हैं, और यहाँ पे कैन नॉट बी डिसेबल, सेशन को अपन डिसेबल नहीं कर सकते। सिंस द वैल्यू इज इन स्ट्रिंग फॉर्मेट देर इज नो सिक्योरिटी, और यहाँ पे आपके डिसएडवांटेज हो गया ऑफ सेशन इज देट इट इज ए बर्डन और एन ओवरहेड एन सर्वर, ये सर्वर के ऊपर एक तरह से बर्डन या ओवरहेड कर दो। दे वी हैव persistent and non persistent cookies, और यहाँ पे हो गया सेशंस आर कॉल्ड नॉन persistent cookies because its लाइफ टाइम कैन बी है ना सेट मैनुअली। तो ये आपके 8 अंतर है दोनों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड्स। तो जब अपन क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजे सर्वर को, तो ये दो मेथड्स काम करते हैं अपने पास। तो एक तो गेट होता है, एक पोस्ट होता है, तो दोनों में क्या अंतर है वो देखते हैं। द गेट मेथड इज रेस्ट्रिक्टेड टू सेंड अप टू 1024 कैरेक्टर ओनली, कि ये रेस्ट्रिक्टेड है, इसमें इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं भेज सकते। द पोस्ट मेथड डज नॉट हैव एनी रेस्ट्रिक्शंस, इसमें ना कितने भी डेटा टाइप के डेटा की साइज हो सकती है। गेट कैन नॉट यूज टू सेंड बाइनरी डेटा, कैन नॉट यूज टू सेंड बाइनरी डेटा को सेंड नहीं करेगा, लाइक इमेजेज और वर्ड डॉक्यूमेंट टू द सर्वर। ये आपका ना कैन बी यूज टू सेंड आस्की एज वेल एज बाइनरी डेटा। पोस्ट में अपन आस्की डेटा को भी सेंड कर सकते हैं और बाइनरी डेटा को भी सेंड कर सकते हैं अपन। गेट मेथड कैन बी एक्सेड यूजिंग क्वेरी स्ट्रिंग एनवायरमेंट वेरिएबल, और इसमें अपन कर सकते हैं द डेटा सेंट बाय पोस्ट मेथड गोज थ्रू HTTP हेडर, सो सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन HTTP प्रोटोकॉल। फिर नेक्स्ट देखो, द PHP प्रोवाइड एंड गेट एसोसिएटिव एरे टू एक्सेस ऑल द सेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग गेट मेथड। तो यहाँ पे एक तरह से है ना एसोसिएटिव एरे का यूज करेंगे अपन। द PHP प्रोवाइड एस पोस्ट, यहाँ पोस्ट ये एसोसिएटिव एरे है, टू एक्सेस ऑल द सेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग पोस्ट मेथड, तो ये इसका डिफ्रेंशिएट हो जाता है। फिर राइट शॉर्ट नोट्स द इवोल्यूशन ऑफ PHP, कि PHP का अपन इवोल्यूशन देखें कि कब डेवलप हुई, किसने डेवलप की, फिर रेगुलर है ना अपडेशन कब कब आए। तो आपने इसका डेवलपमेंट हुआ 1994 से शुरू होती है। रस्मुस है ना लेरड्रॉफ, ये साइंटिस्ट का नाम हो गया लेरड्रॉफ, wrote several common gateways interface CGI program in C which is used to maintain his personal home page। फिर इसका रेगुलर है अपडेशन आता गया, फिर 1995 से 97 तक PHP 1 एंड 2 आ गई। फिर ये ना ये साइंटिस्ट का नाम हो गया जीव जुरासाकी एंड है ना एंडी गुटमंस। ये इन्होंने वापस लिखी री रोड द ना पार्सर इन 1997 एंड फॉर्म्ड PHP 3 बनाई। फिर इसके बाद में इसका नाम है ना चेंज कर दिया, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर्स रख दिया। फिर बाद में PHP 3 आ गए, PHP 4 1998 से 2000 तक चली। ये रेगुलर अगर इसकी हिस्ट्री देखोगे तो ये पूरे है ना इसके वर्जन आते गए। PHP है ना या 8 जून 1995 PHP 1 आया, फिर 1907 8, तो ऐसे रेगुलर देखते हुए अभी लेटेस्ट वर्जन आपका PHP 8 है। PHP 8 रिलीज हुआ था नवंबर 26 2020। तो ये PHP का एक है ना इवोल्यूशन याद रख सकते हो आप। फिर एक अपना आता है कि PHP में अपन दो तरह से ये साइट बना सकते हैं, एक तो स्टैटिक और डायनामिक। तो स्टैटिक में है ना पूरे कंटेंट्स फिक्स होते हैं, चेंज नहीं होते, कैन नॉट चेंज, फिक्स साइट होती है वो। यू कैन नॉट चेंज है ना एनीथिंग इन द साइट एज इट इज प्री डिफाइंड। और डायनामिक में कंटेंट्स और स्क्रिप्ट है ना कैन भी चेंज कर सकते हैं, एट रन टाइम अपन चेंजेस कर सकते हैं। इट कंटेंट्स इज रीजनरेटेड एवरी टाइम ए यूजर विजिट और रीलोड्स, जितनी बार अपन विजिट करें कंटेंट्स चेंज हो सकते हैं यहाँ पे।
फिर कुछ पीएचपी में अपन फ्रेमवर्क का कौन कौन से यूज करते हैं, तो कुछ फ्रेमवर्क का नाम है जो पीएचपी के साथ में अपन यूज कर सकते हैं, कि एक पीएचपी है ना। एक हो गया कोडेल, ये हो गया आपका कोडेल जी नीटर, है ना, जी नीटर हो गया ये। एक हो गया YII2, एक सिम्फोनी, एक हो गया आपका जेंड, है ना, फ्रेमवर्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया इंक्लूड एंड रिक्वायर्ड में फंक्शंस, इन दोनों में क्या अंतर है। तो इंक्लूड फंक्शन यूज टू पुट डेटा ऑन वन PHP फाइल इनटू अनदर PHP फाइल, इट एरर्स अकर, देन इंक्लूड फंक्शंस प्रोड्यूस ए वार्निंग बट डज नॉट स्टॉप द एग्जीक्यूशन। अगर कोई एरर आती है वार्निंग दे देगा कि एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं करेगा। रिक्वायर्ड फंक्शन आल्सो पुट डेटा वन PHP फाइल टू अनदर, ये भी वही काम करता है। इफ देर आर एरर्स देन रिक्वायर्ड फंक्शंस प्रोड्यूस ए वार्निंग एंड फेटल एरर एंड स्टॉप द एग्जीक्यूशन, ये स्टॉप को रोक देगा और फेटल एरर ये पूरा वार्निंग को प्रोड्यूस करेगा, एग्जीक्यूशन आपका स्टॉप हो जाएगा। यही अंतर है दोनों में। फिर पीएचपी में ना कितनी तरह की एरे होती है, तो पीएचपी में अपन 3 तरह के एरे यूज करते हैं, इंडेक्स्ड एरे, एसोसिएटिव एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू।